नमस्कार। आज हम बात करेंगे कला, विज्ञान और उस हिम्मत की जिसने सदियों से चले आ रहे एक विश्वास को जड़ से हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसी क्रांति की जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस मेडिकल साइंस पर हम भरोसा करते हैं उसकी नींव ही 1300 साल पुरानी एक गलती पर टिकी थी। यही वो चौंकाने वाला सवाल है जो हमें सीधे एंड्रियास वेसेलियस की दुनिया में ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, पुनर्जागरण से भी पहले की मेडिकल दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम का दबदबा था, गैलन। पूरे 1300 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इतने लंबे अरसे तक गैलन की लिखी बातों को ही आखिरी सच माना जाता था। किसी ने सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेसेलियस कितनी बड़ी और गहरी परंपरा को चुनौती देने जा रहे थे। तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि गैलन की एनाटॉमी की बुनियाद ही गलत थी। देखिए, उन्होंने कभी किसी इंसानी शरीर को काटा ही नहीं था। उनका सारा ज्ञान जानवरों, खासकर बंदरों और सुअरों की चीरफाड़ पर आधारित था, और उन्होंने बस मान लिया कि इंसानी शरीर भी ठीक वैसा ही होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, अब ये देखिए कि उस जमाने में डिसेक्शन यानी विच्छेदन होता कैसे था। बड़ा मजेदार है। ये साइंस कम और कोई स्टेज परफॉर्मेंस ज्यादा लगता था। एक प्रोफेसर साहब ऊंची कुर्सी पर बैठकर गैलन की किताब से पढ़ते थे, और नीचे एक सर्जन बस उनके कहने पर कट लगाता था। मतलब जो सामने दिख रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं था, बस जो किताब में लिखा है वही सच था। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आंखों पर भरोसा करने की हिम्मत की। पुनर्जागरण का दौर था, हर पुरानी चीज पर सवाल उठाए जा रहे थे, और इसी माहौल में एंड्रियास वेसेलियस ने एक नई राह दिखाई। ये हैं एंड्रियास वेसेलियस, और उम्र देखिए, सिर्फ 28 साल। ये उन प्रोफेसरों जैसे नहीं थे जो दूर बैठकर बस लेक्चर देते थे। वेसेलियस ने खुद छुरी उठाई और सीधे मानव शरीर को समझने में जुट गए। उन्होंने कहा, मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। तो चलिए दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है गैलन का तरीका जो जानवरों और पुरानी किताबों पर टिका है, और दूसरी तरफ है वेसेलियस जिनका आधार था असली इंसानी शरीर, अपनी आंखों से देखा हुआ सच और खुद के हाथों से किया गया डिसेक्शन। ये साइंस की सोच में एक जबरदस्त क्रांति थी। अब वेसेलियस ने जो कुछ भी देखा, जो भी नया ज्ञान हासिल किया, उसे दुनिया तक पहुंचाना भी तो था। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी किताब बनाई जो आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है, डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक बुक कवर नहीं है, ये एक ऐलान है, एक स्टेटमेंट है। तस्वीर के सेंटर में कौन है? कोई पुरानी किताब नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि खुद वेसेलियस हैं जो असली काम कर रहे हैं। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि अब असली ज्ञान का केंद्र देखने वाला साइंटिस्ट है, ना कि कोई पुरानी किताब। डी फैब्रिका सिर्फ साइंटिफिकली ही कमाल नहीं थी, आर्टिस्टिकली भी एक चमत्कार थी। वेसेलियस ने उस जमाने के सबसे महान आर्टिस्ट टिटियन, उनकी वर्कशॉप के लोगों को काम पर लगाया था। सोचिए, नाशपाती की लकड़ी पर 270 से ज्यादा तस्वीरें, वो भी इतनी बारीकी से उकेरी गईं जो उस समय की तकनीक के लिए लगभग नामुमकिन था। ये किताब सही मायनों में साइंस और आर्ट का संगम थी। और इन तस्वीरों में जो बात थी वो कमाल की थी। ये सिर्फ शरीर के सूखे सूखे डायग्राम नहीं थे। एक तरफ ये मसल मैन है जो किसी हीरो की तरह इटली के खूबसूरत लैंडस्केप में खड़ा है, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये सोच में डूबा कंकाल जो एक खोपड़ी को देख रहा है। ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये जिंदगी और मौत पर एक गहरी सोच है। सिर्फ हम ही नहीं, उस जमाने के लोग भी हैरान थे। एक प्रिंटर थे डब्ल्यू वीगैंड, उन्होंने कहा कि इन वुडकट्स पर जो कारीगरी की गई है उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मतलब ये काम इतना बेहतरीन था कि उस समय के एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए थे। तो ठीक है, इस किताब ने तो मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी, लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। जिन चीजों ने इस क्रांति को जन्म दिया उनका अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। तो इस सब का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि वेसेलियस ने गैलन की 200 से ज्यादा गलतियां ठीक कीं। 200 से भी ज्यादा। ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं थे। ये तो जैसे एनाटॉमी की पूरी किताब ही दोबारा लिखना हो। किताब तो मशहूर हो गई, अमर हो गई, लेकिन उन लकड़ी के टुकड़ों का क्या हुआ? वो वुड ब्लॉक्स जिन पर वो कमाल की तस्वीरें उकेरी गई थीं, उनकी भी एक कहानी है, और वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है।
इन वुड ब्लॉक्स का सफर कोई 400 साल लंबा था। सोचिए, 1542 में वेनिस में बने, फिर पूरे यूरोप में घूमते रहे, कभी स्विट्जरलैंड, कभी जर्मनी, कई बार तो ये गुम भी हो गए, लेकिन फिर किसी चमत्कार की तरह वापस मिल गए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लगभग 400 साल बाद 1934 में इनसे आखिरी बार प्रिंटिंग की गई ताकि इनकी कला को हमेशा के लिए बचा लिया जाए। लेकिन 400 साल तक हर मुसीबत से बचने के बाद आखिर में दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी में ये सारे के सारे वुड ब्लॉक्स तबाह हो गए, हमेशा के लिए। कला और विज्ञान की वो अनमोल धरोहर बस राख बन गई। ये अंत बहुत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। चीजें चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वो खत्म हो सकती हैं, टूट सकती हैं, लेकिन एक आइडिया, एक विचार जो ज्ञान वेसेलियस ने दुनिया को दिया, वो आज भी जिंदा है। तो सवाल यही है कि कोई विचार, कोई आइडिया आखिर अमर कैसे हो जाता है?